हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी टेलीग्राम पर शिकायत कर रहे थे कि सर कैसे भी करके इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू करिए, तो आज से इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत ही सरल लगने वाली है। और जो भी क्लास चलेगी पूरी क्रम से रहेगी। हर परीक्षा के लिए किसी भी वनडे एग्जाम, स्टेट पीएससी प्री, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने नोट्स प्रॉपर रखिए, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ, पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा है आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। होता पीडीएफ में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे तो उनसे आपको उतना ही याद करना होगा, उतना ही रिवीजन करना होगा जितनी आपको जरूरत है ना। तो इस क्लास में हम लोग आज से पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसका नाम है भारत के पर्वत। इसके बाद भारत की नदियाँ, झीलें, वन जीव अभ्यारण्य, वन और जो भी इंडियन ज्योग्राफी के हैं वो क्रम से एक चैप्टर के बाद दूसरा, उसकी पीडीएफ, उसके एमसीक्यू। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उसके लगभग 100 या 200 एमसीक्यू जितने भी उससे बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों, बस आपसे एक उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षाओं में हमारी इन क्लासों से आपको कुछ भी हेल्प मिलती हो, या आपके जो दोस्त हैं, या कोई आपका रिश्तेदार है, या कोई ऐसा आपका परिचित का है जो पढ़ रहा है, जो सीरियस है, उसको इस क्लास को जरूर भेजें। और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर कर अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ पर अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने का आपका कुछ लगता नहीं, हमको भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक अच्छा लगता है कि लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, उनको भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर आप कर ही सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, कोई भी वीडियो आपको ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और जो भी वीडियो होगी आपको बहुत एक एक मिनट आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको ये समझ लीजिए कि मैंने बिल्कुल चुनकर डाटा निकाला है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं शामिल की है जो आपको बोझ लगे या समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज का जो अपना पहला अध्याय है वो है भारत के पर्वत। भारत के पर्वत में सबसे पहले यह जान लें कि भारत, संपूर्ण जो भारत का एरिया है, इसका 29.3%, कितना, एक बार फिर से फैलाएं दोहराएंगे, 29.3% भूभाग पर पर्वत है। ठीक है, पर्वत सहित पहाड़ियां भी, जैसे कि ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया होगा, ये टोटल 29.3% है। ठीक है, इसके बाद भारत के पर्वतों का वर्गीकरण किया है। एक तो है अपने उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला इसको कहते हैं, जो हिमालय वाली है, इसको उत्तरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद मध्य एवं दक्षिणी पर्वत माला, यानी कि मध्य और दक्षिणी पर्वत माला। ठीक है, इतना हमें लगता है आपको क्लियर होगा, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग उत्तरी पर्वतमाला पर बात करेंगे। इसमें भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत की हम चर्चा करने वाले हैं। हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मूलधार परिवार पर पर्वत है। माफ कीजिएगा, प्रश्न बन सकता है कि हिमालय पर्वत है, तो आप याद रखेंगे हिमालय पर्वत अभी अपनी युवा अवस्था पर है। ठीक है, कैसा है, युवा। दूसरा कैसा है, इसकी विशेषता, कभी कभी क्या होता है जब प्रश्न घुमा फिरा कर पूछते हैं तो उसमें से लिख देते हैं कि निम्नलिखित में से हिमालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो उसमें एक विकल्प रहेगा आपके लिए कि हिमालय पर्वत जो है युवा पर्वत है, मूर्धार पर्वत है, बलित पर्वत है ना। इस तरीके से चार विकल्प आपको देंगे, तो उनमें आप ध्यान रखेंगे कि एक तो हिमालय पर्वत जो है वो नवीन पर्वत है, दूसरा मूर्धार पर्वत है। आप देख रहे हो ना, ये मूर्धार पर्वत है, धनुष आकार का, यह मूर्धार पर्वत है। ठीक है, इसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी की आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। हिमालय श्रेणी को एक तो आयु के आधार पर, कि पहले कौन सा बना, फिर दूसरा कौन सा बना, तीसरा कौन सा बना, इस तरीके से। दूसरा है नदियों के आधार पर, कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके बीच में कौन कौन सा हिमालय रहता है। ठीक है, तो इसको अपन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो आयु के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखेंगे कि पूरे भारत के भूभाग पर 29.3% हिमालय है। पूरा पर्वत जो क्षेत्र है वो 29.3% है। ठीक है, इसके बाद दो भाग में हमने बांटा है, एक उत्तरी, एक मध्य और दक्षिणी में।
कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट में। इसके बाद भारत की उत्तरी सीमा में स्थित हिमालय युवा है, ठीक है, युवा पर्वत याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, और मोजा पर्वत है, ठीक है। इसके बाद हिमालय पर्वत को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक आयु के आधार पर, एक नदियों के आधार पर, ठीक है। चलिए फिर आयु के आधार पर चर्चा करते हैं। आयु के आधार पर हमने इसको तीन भाग में बांटा है। नंबर एक, बृहद या महान हिमालय, ठीक है, बृहद या महान हिमालय। दूसरा है अपना लघु हिमालय, तो तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है। बृहद, लघु और शिवालिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बृहद हिमालय पर हम चर्चा करेंगे, जो कि महान हिमालय कहा जाता है इस वाले क्षेत्र को, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, याद रखेंगे मीटर है ना कि किलोमीटर। कई बार वैसे किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपने दिमाग से भी सोचा कीजिएगा, तो मीटर है, ठीक है। ये हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन, जो बृहद हिमालय है, जो महान हिमालय है, वो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, ठीक है। तो सबसे पहले हिमालय में बृहद हिमालय का ही निर्माण हुआ था। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष के पूर्व हुआ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट है वो बृहद हिमालय की चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, ठीक है। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ही स्थित है, और वहां इसको स्थानीय नाम सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर। कहाँ स्थित है, तो नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये अपना बृहद हिमालय है, यहाँ देखिएगा, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन पर भी चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। और हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय को बांटने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय की चर्चा करते हैं, ठीक है। ये रहा अपना पंजाब हिमालय, ठीक है। यह दो नदियों के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय। किन किन दो नदियों के बीच में, एक सतलज, एक सिंधु। जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिस्सा है, उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको पंजाब हिमालय समझ में आया होगा कि पंजाब हिमालय दो नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु नदी और सतलज नदी। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है। अब एग्जाम की कंडीशन बदल गई है, अब प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। अब पहली सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत, यह पूछना अब बहुत कम हो गया है। अब प्रश्न की कंडीशन बदल चुकी है। अब कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि किस नदी, निम्नलिखित में से कौन हिमालय, जैसे मान लीजिए उदाहरण पंजाब हिमालय का है, तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। दूसरा प्रश्न की कंडीशन ये होती है कि चोटियों को दे देते हैं वो, कि इनको पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तीसरा, उनकी ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करें, ठीक है। तो अब अपन इसको समझने के साथ साथ थोड़ा दिमाग से इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि अगर पंजाब हिमालय की बात हो रही है, तो आपको यह चित्र क्लियर होना चाहिए कि यह चित्र एक तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भाग है। लद्दाख, अब लद्दाख का भाग भी कहेंगे, क्योंकि अब कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। तो कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का भाग है। दूसरा, दो नदियों के मध्य का भाग है, सिंधु और सतलज, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित है। यह पंजाब कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता भी है। और पंजाब हिमालय की चौड़ाई सभी, यह फैक्ट है कि जो पंजाब हिमालय है, जो अन्य नदियों में वर्गीकरण अध्ययन करेंगे, उनमें सबसे चौड़ा है, ठीक है। यह श्रेणी कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अभी तक हमने चर्चा की है। हो सकता है प्रश्न इस तरीके से पूछ दिया जाए कि पंजाब हिमालय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित नहीं है, उत्तराखंड की कहीं नदी इसमें बात नहीं हुई है, ठीक है, ना ही पंजाब राज्य की कहीं बात हुई है। केवल तीन में दिया जाता है, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पंजाब हिमालय में एक सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है।
इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है और गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी की K2 को। ठीक है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर प्रश्न आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, अगर प्रश्न आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसकी जो ऊंचाई थी वो है 8,848 मीटर। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो K2, या भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, इसको पहले कृष्णगिरी नाम से जानते थे। ठीक है, प्रश्न आने की संभावना है, किस चोटी को पहले कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां भी है, जैसे पंजाब हिमालय में, तो एक काराकोरम हमने वही चर्चा करी ली है, इसमें K2 सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद लद्दाख पर्वत, और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यह विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली, इस पर एक राक पोसी नाम की एक चोटी है। ये सबसे तीव्र धार वाली जो चोटी है, मतलब इसकी जो ढलान है बहुत तीव्र है और इस पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसको लद्दाख श्रेणी में राक पोसी नाम से यह चोटी है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जास्कर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। यह भी हम लोग केवल पंजाब हिमालय ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इसकी जो पंजाब हिमालय की जो छोटी छोटी श्रेणी है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख में भी पढ़ा, इसके बाद हम जास्कर पढ़ने वाले हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, अभी हम लोग आगे चलकर अभी कोई रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जास्कर श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है और सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। जो जास्कर श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, जास्कर ये रही और लद्दाख ये रही, इसके मध्य सिंधु नदी बहती है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो तीन श्रेणी नोट करते जाइएगा, तीन श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणियां जो है वो अपनी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, पहला प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय में नहीं आती है। दूसरा प्रश्न याद लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंजाब हिमालय का विस्तार नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, सुनिएगा कि पंजाब हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य बहता स्थित है। ठीक है, इसके बाद सिंधु नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा क्रम याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो पहले हमें जास्कर मिलेगा, उसके बाद लद्दाख मिलेगा, इसके बाद काराकोरम मिलेगा। ठीक है, सबसे उत्तरी श्रेणी जो है काराकोरम है, इसके बाद मध्य में लद्दाख है और फिर जास्कर है। क्रम पूरी तरह से आने की संभावना है। जब हम एमसीक्यू लगाएंगे, पुराने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर समायोजन कीजिए या दक्षिण से उत्तर की ओर समायोजन कीजिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर बता रहे हो तो उसको बिल्कुल नोट्स उसी तरीके से करिए। अगर आप में बनाने में सफल हैं तो आप सीधा लिख लीजिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये रही अपनी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, मैं पर मत जाइएगा। यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पीर पंजाल, जासकर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, पंजाब हिमालय में हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद धौलाधार समझेंगे। धौलाधार पर्वत श्रेणी कुल्लू घाटी और पीर पंजाल पर्वत के बीच स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल और कुल्लू घाटी के मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग धौलाधार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद चर्चा करेंगे शिवालिक पर। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिणी है, सबसे उत्तरी काराकोरम है। याद रखिएगा क्रम, शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जासकर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, इसके बाद इसमें काराकोरम, लद्दाख, जासकर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो इतना एरिया है, कौन कौन सा, जासकर, लद्दाख और काराकोरम, इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल और धौलाधार को लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको दो तरीके से दो भाग में बांट देंगे। इस एरिया को ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के पार और इस तरफ वाले एरिया को लघु हिमालय के नाम से जानते हैं।
ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा लघु हिमालय का है। तो ठीक है, तो कौन कौन सा है, पीर पंजाल और धौलाधार। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार। ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि K2 जो चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, वो किस पर्वत श्रृंखला पर है और कौन से हिमालय पर है, ट्रांस हिमालय पर या लघु हिमालय पर। ठीक है, इसके बाद इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, जाफरान की खेती। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि केसर की जो खेती है वो कहाँ होती है, तो पंजाब हिमालय। अगर केसर ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाए कि जाफरान की खेती कहाँ होती है, तो जाफरान की खेती पंजाब हिमालय में होती है और जाफरान से ही केसर प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने नदियों के आधार पर हिमालय को बांटने का प्रयास किया और सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न सुनिएगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर कर उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित हैं, तो कौन कौन सी हैं, शिवालिक, उत्तर से दक्षिण की, दक्षिण से उत्तर की ओर याद करिएगा, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 प्रश्न है, आई हुई है। जब हम प्रश्न की MCQ की क्लास लगा देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह प्रश्न विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हिमालय की जो लघु ट्रांस हिमालय का भाग कौन कौन सा है, लघु हिमालय का भाग कौन कौन सा है। ठीक है, राफा कोसी किस श्रेणी पर स्थित है और सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूर्णतः संभावना है, कई बार पूछा जा चुका है। पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कुमायूं हिमालय है वो दो नदियों के मध्य है, सतलज से काली नदी। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली सिंध के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़वाल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय का दूसरा नाम गढ़वाल हिमालय है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो जो सतलज नदी से काली नदी के जो मध्य का भाग है उसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। और चीज़ें पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय के बारे में। सबसे पहले यह हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय जो है उसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। तो जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम नंदा देवी है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। तो कुमायूं हिमालय में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं। गंगा और यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम स्थल भी कुमायूं हिमालय से है। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। पहला, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है विस्तार उत्तराखंड में है और इसमें सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, नंदा देवी स्थित है। किसकी, कुमायूं हिमालय की। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और यमुना, गंगा और रामगंगा का यहाँ से उद्गम स्थल भी है। ठीक है, तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये रहा नेपाल हिमालय जो नेपाल के क्षेत्र में है। यह काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, रिवीजन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। लगभग 800 किलोमीटर तक यह फैला है। ठीक है, नेपाल हिमालय ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, नेपाल हिमालय कुमायूं से अधिक ऊंचा है। ठीक है, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस हिमालय की सबसे, दो नेपाल हिमालय की तो है ही, ये पूरे हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो
अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी, ठीक है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, ठीक है। इस हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा चोटियाँ लिखती जाइएगा। हो सकता है इस बार पूरा हिमालय ना पूछकर केवल नदियों के आधार पर जो हिमालय बांटा गया है उसमें से पूछ लें, ठीक है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका विस्तार, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में स्थित है, ठीक है। जो कंचनजंगा है वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद तीसरा जो है, चौथा जो अपना भाग है वो है असम का हिमालय, ठीक है। तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय फैला है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। असम हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में और असम में फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। इनमें हमेशा बहती रहती हैं क्योंकि यह ग्लेशियर से निकलती हैं। सीधी सीधी बात यह है कि जो हिमालय से जो नदी निकलती हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में स्थित है, ठीक है। तो नागालैंड में भी स्थित है और मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, असम में। क्योंकि जो हिमालय है वो केवल यहाँ नहीं है, इस तरीके से यह धनुष आकार में मुड़ा हुआ है, ये भी हिमालय का क्षेत्र है। तो क्लियर होगा ये राज्य याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में अब हिमालय का विस्तार नहीं है। जब उत्तराखंड हिमालय से अलग नहीं हुआ था, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का भाग जोड़ा जाता था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में हिमालय का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है। हिमालय में जो पूरब से पश्चिम की ओर जो चोटी है उसको हम क्रम से लिख रहे हैं और आप उसको याद करिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनने के प्रबल दावेदारी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि वो नामचा बरवा से ही याद करने, नामचा बरवा से ही क्रम दें। हो सकता है वो मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा से दे दे, ऐसे कि इनमें से संयोजन करिए तो मकालू कहाँ है, अन्नपूर्णा कहाँ है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ एक बार आपको। कंचनजंगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी मैप में देखेंगे तो ये रही आपके कंचन नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इनका क्रम याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स में क्रम से लिख लीजिएगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है। इसके बाद यह पूर्व की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं यह पूर्व की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी भारत की और दक्षिण भारत की जो भी पहाड़ियाँ हैं, मध्य भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हिमालय हमने क्लियर किया है तो पहले यहाँ के फैक्ट आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है और कोई भी चीज़ एकदम ना करें। आप धीरे धीरे, जैसे अभी 30 मिनट की यह क्लास रहेगी, इसके बाद आप इसके नोट्स बनाइए, उनको याद करिएगा। अगले पार्ट में हम लोग जो पूर्व और दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, मध्य भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कुछ प्रश्न लगाएंगे, लगभग 50% हम लगाएंगे। तो यह चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और वनडे एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप MPPSC प्री, बिहार PSC प्री में, उत्तर प्रदेश प्री में और SSC और जो भी जिसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आती हो वनडे एग्ज़ाम में, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको लिंक टेलीग्राम में दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर टेलीग्राम पर दे सकते हैं। PDF आपको वहां मिल जाएगी। मेरा सजेशन यह है कि आप नोट्स बनाइए, उनको याद करिए। कोई भी ऑनलाइन चीज़ को आप पढ़ो तो उसको ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा करो, जैसे कि नोट्स बनाना, जैसे कि प्रॉपर रिवीजन करना और कुछ दिए गए निर्देशों का पालन करना, ठीक है। उम्मीद है
कि आपकी परीक्षाओं में इस बार आप बेहतर करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।